हेलो गाइस। लास्ट टाइम हम लोग का लेक्चर बहुत टाइम पहले हुआ था, बाद में गैप हो गया बीच में। सो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो हम लोगों को लेक्चर लेना था वो इसके बाद वाला मैं लूँगा। एक बार हम लोगों का सिलेबस आज ख़त्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग प्रोजेक्ट रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो बनाना है वो वाला पार्ट कर लेंगे। सो एक बार हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोगों का सिलेबस जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो पेंडिंग है। सो मैं अभी लास्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यूनिट 5 जो है ना वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, और उसके अंदर इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने मेच्योरिटी मॉडल वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करना चालू किया था, और उसके अंदर ये डायग्राम जो है ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब ये डायग्राम क्या है वापस यहाँ से ही हम लोग देख लेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज CMM है हम लोग के पास। इफ़ यू रिमेंबर ये सारे पॉइंट्स किए थे हम लोगों ने कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के, और उसके अंदर ही ये वाले पॉइंट्स आते हैं, और उसके डिटेल में डिस्कशन जो है वो अभी स्टार्ट होगा। सो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल जो है आपका वो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास कैपेबिलिटी मैच्योरिटी एज नेम सजेस्ट, कैपेबिलिटी आपको और बेटर बनाना है जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे। सो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या रहेगा, कैपेबिलिटी बढ़ाना है, मतलब सॉफ्टवेयर को और बेटर बनाना है, टाइम टू टाइम और इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं उसमें। इम्प्रूवमेंट्स का मतलब होता है कि आप उसमें नंबर ऑफ बग्स जो है उसको लिमिट करेंगे एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बग लिमिटेशन के साथ में। वहाँ पे हम लोग ये पॉइंट्स पे भी फोकस करेंगे कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है वो टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस हो रहा है। अगर कहीं पे कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है तो वो सेम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में भी अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीज़न है, अगर कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट आपको क्या बोला है, इनिशियल। इनिशियल में आपको क्या बोला है, लेवल 1 क्या है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स विदाउट एनी फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस और अ प्रोजेक्ट प्लान। मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों ने कोई एक जब ये आपका सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम जब बन रहा है वो टाइम पे हम लोग के पास एग्जैक्ट कोई एक फॉर्मल प्लान नहीं है। बट धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग इनिशियल फेज से ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे आपके पास एक फॉर्मलाइज्ड प्लान आ जाएगा, प्रोजेक्ट प्लान आ जाएगा, जिससे आप अपने सिस्टम को, आप अपने प्रोजेक्ट को और बेटर वे में हैंडल कर पाएंगे और बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एन ऑर्गेनाइजेशन एट दिस लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडहॉक एंड chaotic एक्टिविटीज़। कभी कभी क्या होगा, अननोन एक्टिविटीज़ या अननोन एरर्स आपको टैकल करना पड़ता है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चीज़ें आप बहुत फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी हम लोग कहाँ पे स्टॉप करें, कहाँ पे स्टार्ट करें, अगर अटक गया है तो अभी इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये सब कुछ जो है ना वो इनिशियल फेज में आता है जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आर नॉट डिफाइंड बिकॉज एज एंड व्हेन डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो आपके पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसके साथ डेवलपमेंट प्रोसेस और मैच्योर होते जाता है। आपको खुद से पता चलने लगता है कि ओके कहाँ पे कैसे हम लोगों को वर्क करना है, कहाँ पे क्या चीज़ कैसे फॉर्म करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंट डेवलपर फॉलो देयर ओन प्रोसेस। अगर मुझे कोई एक डेवलपमेंट अगर करना है, एक TY प्रोजेक्ट अगर बनाना है, मैंने ऑलरेडी अगर पहले कभी बनाया तो मैं अपना जो डेवलपमेंट थिंकिंग है वो फॉलो करूँगा इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सम स्टेप्स और सम डेवलपमेंट मॉडल प्रोवाइडेड इन सम रेफरेंस बुक और अ टेक्स्ट बुक। क्यों, बिकॉज मुझे वो पर्टिकुलर पैटर्न जो मैंने फॉलो किया था वो मुझे ज़्यादा प्रेफर होता है, मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, जिससे मेरा डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा। सो आप समझ लो कि हम लोग अपना खुद का ही एक डेवलपमेंट पार्ट या एक डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया है यहाँ पे, जब अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स। सो कहीं कहीं पे इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है, मतलब अगर हम लोग एक टीम में काम कर रहे हैं तो अब सब जब अपना 100% देंगे। 100% देने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके खाली गधे के जैसे मेहनत करेंगे।
इट मीन्स कि आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने आइडियाज़ लगाने हैं। कहीं पे अगर आपने प्रीवियसली कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे वर्क किया था और वहाँ पे अगर कोई एरर या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो इस बार वो एरर या प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर पाए, वो एरर और वो प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर पाए अपने प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हम लोग देखेंगे। अब सपोज कि आपने फर्स्ट मॉड्यूल बनाने में ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई अननोन टास्क करने पड़े, कोई एरर सॉल्व करने पड़े, एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थे आपके पास में, आपने अपने एक्सपीरियंस अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई एक डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो किया। अब सेकेंड मॉड्यूल बनाना है या सेकेंड मॉड्यूल डेवलप करना है वो सेम प्रोजेक्ट का, तो वो क्या हो गया, रिपीटेबल टास्क हो गया। अब ये समझो कि रिपीटेबल टास्क जब आप करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है कि फर्स्ट जो आपने मॉड्यूल बनाया था उसके लिए आपको कितने एफर्ट्स लगे थे, कितने डेवलपर टेस्टर्स लगे थे। तो उसके बेस के ऊपर वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि जब अगर सिमिलर टाइप का आपको सेकेंड मॉड्यूल बनाना है तो उसके लिए साइज कितना होना चाहिए, कॉस्ट एस्टिमेशंस आपको प्रॉपरली पता रहेगा, कितने फंक्शंस अप्रॉक्स आ सकते हैं वो आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन पॉइंट या कोकोमो मॉडल भी इजीली फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द रिपीटेबल टास्क। मतलब ऑलरेडी आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट या उसके पार्ट के ऊपर वर्क किया और उसी का आप दूसरा पार्ट बना रहे, तो यहाँ पे हम लोग अपना कॉस्ट जो है उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं, एक टाइम टेबल बना सकते हैं जिसको आप ट्राई करेंगे मैक्सिमम लेवल तक फॉलो करने के लिए। सो जितने बार आप चीज़ों को रिपीटेबल लेवल पे लेके आएंगे, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम करेगा अपने आपके टास्क को ईज करने के लिए, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्टिल एन एडॉक वन, नॉट फॉर्मली डिफाइंड, बराबर है। या डॉक्यूमेंट भी कभी कभी हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो वो सेम एक्सपीरियंस को हमेशा हम लोग ऑन पेपर डालेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, उतना मेहनत कोई नहीं करेगा। अगर मुझे डेवलपमेंट आ रहा है तो मैं बैठ के उसके लिए मैनुअल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ही खुद से डेवलप करना है, मुझे 10 लोगों को सिखाना है और उसके लिए मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा। मैं बेसिकली अपना जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपने लिए रखूंगा, जिसको मैं आगे वापस यूज़ करूंगा। देन अब जब आप रिपीटेबल टास्क कर रहे हैं और उसके बाद अभी आपको अपने टीम को भी इन्वॉल्व करना है, सो दैट आपका प्रोजेक्ट जो है वो आप और बेटर कर पाए, उसको आप और मैच्योर कर पाए, उसमें आप और एडवांस चीज़ें ऐड कर पाए। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, लेवल 3 डिफाइंड वन। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ऑल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो अभी प्रॉपरली डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंट होगा, बिकॉज अभी आप एक एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, आपके पास एक बड़ा टीम आ गया है, प्रोजेक्ट लेवल जो है वो और बेटर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है कौन क्या डेवलप करेगा, और आप सिमिलर प्रोजेक्ट अगर वापस डेवलप करने की ट्राई करेंगे तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है, जो फ्यूचर सिमिलर टाइप के फ्यूचर डेवलपमेंट्स अगर आएंगे प्रोजेक्ट में, उसके लिए आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव। सो ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिविटीज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कॉमन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे, किसके क्या रोल रहेंगे, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। इट डजेंट हैपन्स कि हम लोगों ने सोचा कि भाई ये करेगा, उसने सोचा ये करेगा, और उसके चक्कर में दोनों ने नहीं किया, और लास्ट में जब प्रोजेक्ट सबमिशन का टाइम आया या प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम आया, तब हम लोगों को पता चला कि ये वाला जो टास्क या ये वाला पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल इज स्टिल पेंडिंग, या फिर यहाँ पे एरर सॉल्व नहीं हुआ, या एनी एक्सवाइजी थिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो थोड़ा वाइड होना चाहिए एक्टिविटीज़ का, कि किसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे। देन उसके आगे प्रोसेस जो है वो प्रोसेस दो डिफाइंड, द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज आर नॉट मेजर्ड। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने बता दिया है कि ओके हर किसी को क्या काम करना है, हर एक के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो उनके जो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज़ है, मतलब एग्जैक्टली क्या लेवल का क्वालिटी अचीव करना चाहिए हम लोग को, वो अभी भी डिफाइंड नहीं होता है थर्ड लेवल तक। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, लेवल 4 की बात करते हैं। तो लेवल 4 पे क्या बोला है, क्वालिटी के ऊपर हम लोग का मेन फोकस रहेगा। सो देखो हम लोग यहाँ पे जो अलग अलग लेवल्स है वो लेवल्स पे आ रहे हैं। सो जब अगर हम लोग मेच्योरिटी मॉडल की बात करते हैं, इनिशियल फेज हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे आप टीवाई लेवल पे है, हम लोगों ने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, तो जो भी टास्क आ रहे हैं वो सारे हम लोगों के लिए एडॉक टास्क है, बहुत इनोवेटिव या और नए नए टास्क है, हम लोगों का उसके पास्ट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, और प्लस वो टास्क सेम सॉल्व करने में हम लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हम लोगों को हो रहा है कोई एरर या बग सॉल्व करने में। अभी हम लोग ये सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, बार बार रिपीटेबल टास्क हो गया, तो अब मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट देख के
या रिक्वायरमेंट्स सुन के मुझे पता चल सकता है उसका साइज कॉस्ट कितना रहेगा, कौन से टेक्निक्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितना कॉस्ट हो सकता है, कैसे मिनिमम कॉस्ट में हम लोग काम ख़त्म कर सकते हैं, टाइम टेबल एक बना सकते हैं, ये सब काम हो सकता है। उसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कि एग्जैक्टली ये वाला पार्ट आपको ऐसे डेवलप करना है, ये आपको ऐसे डेवलप करना है, एक डेवलपमेंट मॉडल्स हम लोग बना सकते हैं। एंड आफ्टर दैट लेवल 4 में हम लोग अभी ये सब काम होने के बाद में जब आप 4th लेवल पे आएंगे, मतलब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट मॉडल्स है, आपको एग्जैक्टली पता है कैसे कॉस्ट कंट्रोल करना है, ऑन टाइम चीज़ें कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके बाद अभी हम लोगों का मेन फोकस क्या रहेगा, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हम लोग वो अभी क्वालिटी फैक्टर पे बात करेंगे जब हम लोग लेवल 4 पे आएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज आर मेजर्ड, द मेजर्ड वैल्यूज आर यूज टू कंट्रोल द प्रोडक्ट क्वालिटी। और रिजल्ट्स में क्या रहेगा, वी ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट तो अभी आ गया है, आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग के जो 3 लेवल्स है उसमें आपके पास इनफ एक्सपीरियंस आ गया फॉर द डेवलपमेंट। अब आप आपका प्रोसेस को इम्प्रूव करने का और स्टैंडर्ड करने का ट्राई करेंगे जिससे क्वालिटी जो है वो और बेटर बन जाए। एंड डिटेल मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज आर कलेक्टेड। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। और लास्ट का जो पार्ट है दैट इज लेवल 5। लेवल 5 में हम लोग क्या बात करें, देखो प्रीवियस जो भी आपके स्टेटिस्टिक्स है उसको आपने कलेक्ट किया, प्रोसेस टू प्रोसेस जो भी आपने अलग अलग प्रोसेसेस मतलब डेवलपमेंट प्रोसेसेस फॉलो किए, डिजाइनिंग प्रोसेस फॉलो किए, अलग अलग आपने प्रोजेक्ट्स बनाए। बिकॉज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर 2 वेबसाइट बनाना आ गया, मैं तीसरे वेबसाइट थोड़ा चेंज करके भी दूंगा तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू डेवलप इट। तो हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेस फॉलो किए फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसको एनालाइज किया, मेजर किया, कितना टाइम लगा, कहाँ पे कौन से टाइप के एरर्स आए, वो कंटिन्यूस हम लोग ने प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के ऊपर वर्क किया। उसके आगे अभी हम लोगों को अलग अलग टाइप के जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो भी हम लोगों को पता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, ये प्रिवेंशन मेजर्स भी हम लोगों ने लेना चालू किया। सो अभी फ्यूचर में जब हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो हम लोगों के पास उतने डिफेक्ट्स भी नहीं आ रहे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं। और अगर नया कुछ डेवलप करना है तो कैसे एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करना है उसके ऊपर भी हम लोग का मेन फोकस है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोगों ने अभी तक जो एक्सपीरियंस है हम लोगों का, जो हम लोगों ने सीखा है, जो लर्न किया है, उससे अगर आप देखेंगे ये सेम चीज़ों को अगर हम लोग प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो बेटर ऑप्टिमाइज हो जाएगा विथ लेस एरर इन अ लिमिटेड टाइम ऑन अ डिफाइंड टाइम स्केल। आप चीज़ों को और बेटर वे में कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। और यहाँ पे ये आपको की प्रोसेसेस दिए हुए हैं। सो अब देखो यहाँ पे की प्रोसेसेस में क्या बोला है, की प्रोसेस ऑफ अ लेवल, मतलब एग्जैक्टली हर एक लेवल पे आपको क्या चीज़ों पे काम करना है। अभी आप टी में आते हैं तब हम लोग आपको प्रोजेक्ट बनाने बोलते हैं, एफ में जब आप हो तो आप बहुत एक इनिशियल लेवल पे हो, वो टाइम पे हम लोग अगर आपको डायरेक्टली कोई एक एडवांस प्रोजेक्ट्स की अगर बात करेंगे या कोई एक एडवांस आईटी सब्जेक्ट की बात करेंगे आपको नहीं समझेगा। सो की प्रोसेस एरियाज के में हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ लेवल इंडिकेट्स द एरिया दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एट लोअर मेच्योरिटी लेवल नीड टू फोकस टू रीच एट दिस लेवल। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये जो लेवल्स दिए हुए हैं हम लोगों ने बात किया उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, की प्रोसेस एनालिसिस या की प्रोसेस एरिया प्रोवाइड्स अ वे फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रेजुअली इम्प्रूव देयर क्वालिटी। जैसे जैसे आप आगे आगे काम करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, आपका मार्केट में नाम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपको की प्रोसेस एरियाज पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, की प्रोसेस एरिया फॉर ईच स्टेज हैज़ बिन केयरफुली डिजाइंड सच दैट वन स्टेज एनहांस द कैपेबिलिटी ऑलरेडी बिल्ट अप। सो हर एक स्टेज पे हम लोग अपना जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको और बेटर 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 बनाने का ट्राई करते हैं। और उसके लिए एक मेन हम लोगों का एक जो मेन थरली एक मेन मंत्रा रहेगा वो क्या रहेगा, रिपीटेबल मॉडल्स। रिपीटेबल मॉडल मतलब एक चीज़ आप जितने ज़्यादा टाइम डेवलप करने का ट्राई करेंगे, जितने ज़्यादा बार उस पर वर्क करेंगे, उसके साथ क्या रहेगा, आपके प्रोसेस में और मैच्योरिटी आते जाएगा। सो यहाँ पे देखो रिपीटेबल मॉडल्स में हम लोग को क्या दिया है, ये 3 चीज़ें दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट इनपुट है बजट, बजट की बात करेंगे, क्या स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर बनाना है उसके ऊपर बात करेंगे, एंड विच रिसोर्सेज दैट इज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एज वेल एज द ह्यूमन रिसोर्स, मतलब डेवलपर, डिज़ाइनर, टेस्टर्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पर्सन वो लगेंगे। और उसके हिसाब से हम लोग अपना सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने की ट्राई करेंगे और उसके बेस के ऊपर आपको फाइनल एक आउटपुट मिल सकता है, दैट इज अ रिपीटेबल मॉडल। ओके, सो यहाँ पे आपको वही सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं।
जहाँ पे अगर आप देखेंगे रिपीटेबल मॉडल्स, थोड़ा यहाँ पे आवाज़ बहुत आ रहा है, सो आई विल जस्ट वेट फॉर 10 minutes, देन अगेन कंटिन्यू करते हैं हम लोग. ओके, विल कंटिन्यू अगेन नाउ. हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? सो लेट्स कंटिन्यू. ओके, सो हम लोग बेसिकली जो हम लोग के की प्रोसेस एरियाज़ है इसको इम्प्रूव करने का जो टॉपिक है उस पर बात कर रहे थे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने क्या बोला, जब अगर हम लोग कंटिन्यूसली सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स बना रहे हैं ऑफ सिमिलर इन नेचर, अलग अलग टाइप के, सपोज कॉलेज के लिए बना रहे हैं या फिर हम लोगों ने कोई इवेंट्स के लिए बनाया, कोई कंपनी के लिए बनाया, सो आप देखो कि वहाँ पे काफ़ी सिमिलरिटीज़ होते हैं उसके अंदर. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, रिपीटेबल मॉडल में क्या रहेगा, इनपुट्स अगेन हम लोग को पता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे चलेगा. अब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, आपने वो जो 5 स्टेप्स थे मैच्योरिटी मॉडल के, वो 5 स्टेप्स हम लोगों ने प्रॉपरली फॉलो किए, तो उससे अभी हम लोग ईजिली अपने जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल इन व्हाट मैनर, बजट, कितना कंट्रोल वे में डेवलपमेंट्स होंगे वो, टाइम, एंड उसके साथ में क्वालिटी. स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी हो गया, शेड्यूल मतलब टाइम टेबल हो गया. तो यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर बहुत प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो सेम पॉइंट्स बोला है, और देन बाय फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स वी कैन ईजिली गो एंड कंस्ट्रक्ट द सिस्टम, एंड बेस्ड ऑन विच हम लोग एक प्रॉपर आउटपुट यूजर्स को हैंड ओवर कर पाएंगे. एंड विद दिस आप अगर देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन जो है हम लोगों का वो भी काफ़ी प्रॉपर होगा, मैच्योर होगा यहाँ पे. ओके, सो ये आपका की प्रोसेस एरिया इंप्रूवमेंट हो गया. अब आप देखो कि की प्रोसेस एरियाज जो है, अब जैसे अभी मैंने सेकेंड टाइम प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने थोड़ा इंप्रूवमेंट्स अप्लाई किया, थर्ड टाइम बनाया तो और अप्लाई किया, तो क्या होगा, जो की प्रोसेस एरियाज जो है ना जिस पे आपको फोकस करना रहता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट एंड वाइल वी स्टार्ट विद द न्यू प्रोजेक्ट, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें जो है वो रिपीट करते रहते हैं. सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, रिपीटेबल मॉडल की प्रोसेस एरियाज. टू मूव दिस लेवल कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ लगेंगे, कौन से मॉड्यूल्स रहेंगे, हम लोग आपस में कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, कौन से टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड रहेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम लोग वर्क करेंगे. देन क्वालिटी एश्योरेंस वो आएगा. देन सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, हर एक मॉड्यूल के लिए हम लोगों ने क्या कमिटमेंट्स किए, एग्जैक्टली कितना क्वालिटी हैंड ओवर करने का, और हर एक मॉड्यूल में कितने लेवल तक डेवलपमेंट का बात किया, ये सब कुछ आएगा. सो उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. तो देखो यहाँ पे डिफाइंड प्रोसेस में क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देखा हम लोगों ने, ये डायग्राम रिपीटेबल मॉडल वाला, वो रिपीटेबल मॉडल में अभी हम लोगों ने आगे सर्टन चीज़ें वापस डिफाइन किया, दैट इज अ डिफाइंड प्रोसेस. तो डिफाइंड प्रोसेस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आएगा आपका, देन मेथड डिजाइंस रहेंगे. सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में इन शॉर्ट क्या रहेंगे, मेथड डिजाइंस. क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट गैदर किया, वी हैव नाउ 5 मॉड्यूल्स, 5 मॉड्यूल्स के अंदर वी हैव दिस मैनी सब मॉड्यूल्स. अब उसका हम लोगों ने कैसे हम लोग वो डेवलपमेंट उस पर कैसे प्रोग्रेस करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने मेथड्स डिज़ाइन किए. देन उसके लिए कितने कौन से टाइप के डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स लगेंगे, टेस्टर्स लगेंगे, उसके ऊपर बात किया हम लोगों ने. एंड लेटर हम लोग यहाँ पे आएंगे, दैट इज एट दिस पॉइंट, डिज़ाइन एंड डिफाइन. और उसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, एक जो डिज़ाइंस कैसे हम लोग बना सकते हैं, उसके आगे सिस्टम डिज़ाइन बनेगा. सिस्टम डिज़ाइन में हम लोग को पता है, सिस्टम डिज़ाइन मतलब ओवरऑल डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन. ये 3 टाइप के डिज़ाइन जो है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा. तो वहाँ पे हम लोगों का ओवरऑल सॉफ्टवेयर कैसा लगेगा, उसका एक ब्रॉड लेवल डिज़ाइन रहेगा. देन उसके अंदर कितने मॉड्यूल्स है, वो मॉड्यूल लेवल डिज़ाइंस रहेंगे, और हर एक मॉड्यूल में अभी कितने सब मॉड्यूल्स है और उसमें कितने फंक्शन पॉइंट्स ऐड करेंगे हम लोग, उसके डिटेल डिज़ाइंस रहेंगे. बराबर है. तो ये बनने के बाद में, वो डिटेल डिज़ाइन बनने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग लेवल पे जाएंगे. तो कोडिंग एंड यूनिट टेस्ट आएंगे. कोडिंग यूनिट टेस्ट मतलब हर एक जो छोटे छोटे मॉड्यूल हैं उसके सब मॉड्यूल्स हम लोग बना रहे हैं, दैट इज़ आर यूनिट, प्रोजेक्ट का यूनिट है. तो उसको हम लोग टेस्ट करते जाएंगे. और उसके साथ में इंस्पेक्शन क्राइटेरिया चलेगा, मतलब कोई तो एक जो हम लोग के सीनियर मेंबर्स रहेंगे वो इंस्पेक्ट करते जाएंगे. एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर एक्स्ट्रा कोई स्टाफ की ज़रूरत है फॉर टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे.
और टेस्टेड मॉड्यूल्स जो है उसको हम लोग ओरिजिनल जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे उसको तो वो टाइम पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा। अब जब वन बाय वन हम लोगों ने एक न्यू मॉड्यूल बनाया उसको बाकी सारे मॉड्यूल्स के साथ में इंटीग्रेट करके टेस्ट कर लिया, एक बार वो अगर सक्सेस हो गया तो सब सारे जो मॉड्यूल्स है और सब मॉड्यूल्स है उसको हम लोग कंबाइन लेके आके एक सिंपल सा सिस्टम बनाएंगे और उसको हम लोग सिस्टम टेस्टिंग लेवल पे लेके जाएंगे। बराबर है। हम लोगों ने 4 लेवल के टेस्टिंग टाइप पढ़े थे, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट। यूनिट टेस्ट मतलब आपके मॉड्यूल के अंदर जो सब मॉड्यूल्स रहते हैं वो आपके छोटे छोटे यूनिट्स हो गए जिसको हम लोग बनाते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, आपने बहुत सारे ऐसे सब मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। अब वो सब मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो टेस्ट करेंगे। वो होने के बाद में फिर हम लोग उसको लेके जाएंगे एट नेक्स्ट लेवल, और वो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपका कौन सा रहेगा, जहाँ पे हम लोग एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अगेन दैट इज अगेन इन अ कम्स इन अ इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। सो अगर मॉड्यूल ए है वो हम लोग पहले इंटीग्रेट करेंगे विथ मॉड्यूल बी, देन इंटीग्रेट करेंगे विथ मॉड्यूल सी, देन अगेन मॉड्यूल ए को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ मॉड्यूल डी। तो इंडिविजुअली मॉड्यूल्स जो है वो आपस में इंटीग्रेट होंगे। अब जितना भी आपका डेवलपमेंट हुआ है मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स, वो सबको जब हम लोग एक साथ कंबाइन करके लाते हैं उसको आप बोलते हैं सिस्टम टेस्ट। पूरा सॉफ्टवेयर जिसमें जितने भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स है वो सारे कंबाइन हम लोग एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे उसको, और वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और उसका टेस्ट प्लानिंग और उसके लिए कितने लोग लगेंगे वो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो दैट इज़ आर डिफाइंड प्रोसेसेस। अब डिफाइंड प्रोसेस के अंदर देखो वापस वो सेम रिपीटेबल पॉइंट्स आ गए, जहाँ पे हम मैंने ऊपर जो आपको पॉइंट्स बताया वो सेम यहाँ पे क्या चलेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आप समझ लो कि जैसा हम लोग का SDLC चलता है वैसा ही चलेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट एनालाइज करो, टेक्निकल सोल्यूशंस मतलब कौन से फ्रंट एंड बैक एंड यूज़ कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको बेटर हेल्प करेंगे डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, वो टेक्निकल सोल्यूशंस हम लोग लेके आएंगे। प्रोडक्ट इंटीग्रेशन कैसे चलेगा, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, जो वी मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बहुत प्रॉपरली बताया था। सो यहाँ पे वेरिफिकेशन में क्या होगा, असेसमेंट टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट। बराबर है। एंड असेसमेंट वैलिडेशन में क्या हो गया, असेसमेंट टू इंश्योर दैट द राइट प्रोडक्ट इज क्रिएटेड। सो ये 2 पॉइंट्स रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड करेक्टली। प्रोड्यूस करेक्टली का मतलब कि जो एग्जैक्ट जो सपोज वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाना है उसके लिए आप जो डेवलपमेंट स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, आप जो SDLC फॉलो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो कर रहे हैं, या जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो करेक्ट है। एंड वो प्रोसेस फॉलो करके आप जो फाइनल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी करेक्ट। तो वो हम लोग वैलिडेशन में करेंगे। असेसमेंट टू इंश्योर दैट द राइट प्रोडक्ट इज क्रिएटेड। सो ये जो राइट प्रोडक्ट क्रिएट करने का जो बात है इसका मतलब है कि आपने SDLC द प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट दैट वी हैव सिलेक्टेड करेक्टली, लेकिन वो करेक्ट सिलेक्ट करके जो फाइनल आउटपुट मिलेगा, जो फाइनल सॉफ्टवेयर बनेगा वो भी करेक्ट है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो अगर नहीं मिला तो आपका जो टोटल कैपिटल है उसमें कितना लॉस हो सकता है, अगर वापस आपको फ्यूचर में इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी तो आपके पास इतना रिजर्व्स है क्या, वो सब आएगा। एक बार सॉफ्टवेयर बनने के बाद में ट्रेनिंग रहेंगे, उसके बाद में प्रोसेस पे हम लोग फोकस करते रहेंगे, जहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस डेफिनेशन बना लेंगे और कंटिन्यूसली कैसे हम लोग उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस रहेगा। एंड वापस उसमें अगर कहीं पे अगर हम लोगों को कुछ चीज़ें अगर मिसिंग लगता है या कुछ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसका कॉस्टिंग हम लोगों को ज़्यादा यूज़ पड़ रहा है, या फिर हम लोग जो अभी सॉफ्टवेयर कुछ यूज़ कर रहे हैं वो अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका ऑल्टरनेटिव वेज क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। देन परसिस्टेंटली हम लोग इसको कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे इस पर, वही सेम पॉइंट्स है अभी आपके। ओके अब ये सब होने के बाद में लास्ट में क्या आएगा, मैनेज्ड प्रोसेस। मैनेज प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट लेवल, एक मैनेजर होगा। सो ऊपर जो हम लोगों ने डिज़ाइन डिफाइन करने की बात की, सिस्टम डिज़ाइन के बाद में हम लोगों ने क्या बोला, कोड, टेस्ट, ये सब। तो अभी ये सब करने के टाइम पे आपके पास एक मैनेजमेंट टीम रहेगा जो आप जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बेस के ऊपर जो कौन से मॉड्यूल्स लगेंगे, सब मॉड्यूल्स लगेंगे, बराबर है, कौन से टाइप के डिज़ाइंस रिक्वायर्ड रहेंगे, उसके ऊपर आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे।
वो डायरेक्शंस देने के बाद में अगर वापस कहीं पे अगर वो जो आपने एक स्केलेटन बनाया, एक आर्किटेक्चर बनाया, उसमें अगर कहीं पे डिफेक्ट्स है तो वो सॉल्व करेंगे। देन जब आप कोड एंड टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए डायरेक्टिव्स देंगे। अगर कोडिंग में कहीं पे कुछ एरर है तो वो आप मैनेजमेंट टीम को बताएंगे, एंड मैनेजमेंट टीम वापस आपको बताएंगे कि ओके अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है ऐसे कर लो, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्टाफ या एक्सपीरियंस स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, वो सब आएंगे। और उसके बाद जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी डायरेक्टिव्स जो है वो मैनेजमेंट टीम से आएंगे। टेस्टिंग का जो फाइनल रिजल्ट है या उसमें भी टेस्टिंग में भी अगर आपको बहुत सारे एरर्स मिल रहे हैं कोई एक स्पेसिफिक पार्ट में, तो वो एरर रिपोर्ट जो है या टेस्टिंग का फाइनल रिपोर्ट जो है वो भी हम लोग मैनेजमेंट टीम को हैंड ओवर करेंगे। गेटिंग? सो ये मैनेजमेंट का पाथ रहेगा। सो देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है ना, या की प्रोसेस एरियाज जिसके ऊपर हम लोग फोकस करने की बात कर रहे हैं, तो एक सेम डायग्राम धीरे 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 बड़ा बन रहा है। सो आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि एक डायग्राम को हम लोग धीरे धीरे और बेटर कैसे बना रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय की प्रोसेस एरिया इंप्रूवमेंट। एंड वो ये बेस्ट सिंपल वे में यही होगा। और ये सारे प्रोसेस को जब हम लोग एक साथ ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज मतलब टाइम टू टाइम हम लोग इसको और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे। जहाँ जहाँ पे अगर हम लोगों को लगता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सेम प्रोसेस फॉलो किया था लेकिन मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया, या मैनेजमेंट में जो मेन मैनेजमेंट के लिए जो पर्सन्स थे वो ये प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी कंफर्टेबल नहीं थे, उनके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं था, या उन्होंने प्रॉपरली गाइडेंस नहीं दिया जिसकी वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ। ये सब कुछ जो है ना ये हम लोगों को यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा। सो जो भी हम लोगों के प्रीवियस प्रोजेक्ट में अगर कुछ मिस्टेक्स हुए थे, कुछ डिले हुए थे, वो सब हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइज लेवल पे वापस और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ये सेम प्रोसेस फॉलो करें फॉर सम अनदर प्रोजेक्ट, वो टाइम पे ये और बेटर वे में और बेस्ट वे में हम लोगों को हेल्प कर पाए फॉर अ बेटर न्यू कमिंग प्रोजेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है। एंड कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल हम लोग हमेशा इंटीग्रेट करते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे जो पीपल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। देन ये जैसे जैसे पॉपुलर होते गया हम लोग उसको सॉफ्टवेयर एक्विजिशन मतलब सॉफ्टवेयर जब अक्वायर करते थे, रेडी सॉफ्टवेयर जो लेते थे उसको बेटर वे में कैसे हम लोग और बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, तो लोगों को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते थे। धीरे धीरे फिर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाने में और सॉफ्टवेयर को बने हुए सॉफ्टवेयर को और बेटर बनाने में भी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल अप्लाई करना चालू कर दिया। तो पहले ये फिजिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही अप्लाई होता था कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। धीरे धीरे हम लोगों ने एचआरस जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर्स जो रहते हैं ना हर एक कंपनी में एचआर, तो उन्होंने अप्लाई करना चालू किया इसको अपने प्रोसेस लेवल पे। उसके बाद फिर हम लोग सॉफ्टवेयर्स पे अप्लाई करना चालू किया, तो रेडी सॉफ्टवेयर्स को आप और बेटर वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। और बाद में हम लोगों ने अगर नए कोई सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं तो वो नए सॉफ्टवेयर्स को हम लोग और बेटर वे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस किया। सो दैट इज ऑल अबाउट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जिसके अंदर आपका मेन काम जो रहेगा वो क्या रहेगा की प्रोसेस एरिया के ऊपर फोकस, उसको बेटर ऑप्टिमाइज करना, बेटर मैनेज करना, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए फॉर दी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और अ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जिसको आप बनाएंगे। सो लेस एफर्ट्स में आप बेटर काम कैसे कर पाए वो हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। सो ये आपको अगर कुछ क्वेश्चंस अगर है तो यहाँ पे देखो सिंपल दिया, सम सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बहुत बड़ा एक प्रोसेस फॉलो होता है, बड़े ज़्यादा टीम्स अगर रहेंगे तो ही ये फॉलो करेंगे। छोटे से प्रोजेक्ट जहाँ पे एक दो टीम ही है उसमें हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे, वो तो आपस में ही समझ के कर देंगे। देन डिफाइन अ प्रोसेस मे नॉट बी ईजी विथ न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज आपने सपोज ये जो भी कुछ बनाया है ये सपोज आपने वेबसाइट्स के लिए बनाया है या मोबाइल ऐप्स के लिए बनाया है, जब अब आप सब कुछ अगर क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो वो टाइम पे ये एग्जैक्टली ये सेम वे में वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट मेथड्स चेंज होंगे, मेंटेनेंस मेथड्स चेंज होंगे, आपके डेवलपर्स चेंज होंगे, उनका बिहेवियर चेंज होगा, उनका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा सपोज उस पर, तो वो टाइम पे ये सेम काम नहीं करेगा। वो टाइम पे वापस आपको एक इम्प्रूव्ड मॉडल लाना पड़ेगा। सो एज एंड व्हेन टेक्नोलॉजी चेंजेस या आप प्रोसेस में जहाँ जहाँ पे भी एक सॉफ्टवेयर में नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करते हैं, नए प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ में ये मॉडल्स भी नए डिज़ाइन करने पड़ते हैं हम लोगों को। और ये जो प्रोसेस असेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, ISO जो है उसका 15504
ये बेसिकली हेल्प करता है 15504 फॉर द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट या परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए. So need to define a set of process that represents good practice to the benchmark. मतलब ये ऊपर जो भी हम लोगों ने कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल पढ़ा, अब आप अपने कंपनी में ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल कितने बेस लेवल से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितने सालों से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका एंड रिजल्ट क्या है, ये आप जितने प्रॉपरली अगर अपने क्लाइंट्स को बाकी लोगों को अगर एक्सप्लेन कर पाएंगे, उतना पता चलेगा कि आपका असेसमेंट कितना बेटर हो रहा है और उसके साथ में आप कितना प्रॉपरली अपने क्लाइंट्स के लिए फोकस्ड है, डेडिकेटेड है. सो वो बेंचमार्क सेट करता है. जैसे आप देख लो कि जो स्टार्टिंग में आईफोन्स जब बनते थे, तो जिसने स्टार्ट किया, बराबर है, जो आईफोन अगर हर किसी को एक बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड की कंपैरिजन में आपको ज़्यादा फंक्शंस नहीं मिलते, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज वो हमेशा बेस्ट होता है. ये एक अजम्पशन, ये एक थिंकिंग अगर सबके अगर माइंड में एक सेट हुआ है, उसको एक ब्रांड लेवल आइडेंटिफाई किया. आप देखो बड़े बिजनेसमैन हैं, तो एप्पल के फ़ोन या अगर मैं एयरबुक यूज़ कर रहा हूँ या आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है अभी, बराबर है. और अगर मैं बोलता हूँ कि ओके मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, तो मेनली अगर आप देखो कि अगर कोई भी अगर एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, उनका एक मेन थिंकिंग या एक मेन उनका बेस जो रहता है कि अगर मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ तो उसका मेन बेस क्या है, क्वालिटी मिलेगा मुझे. क्वालिटी का मतलब है कि वो फ़ोन जो है वो जल्दी हैंग नहीं होगा, फास्ट परफॉर्मेंस रहेगा एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड डिवाइसेस. दैट इज़ द मेन पर्पस. सो आप देखो कि ये जो है ना, वो एक अच्छा प्रोसेस जो है, मतलब जो स्टीव जॉब्स है उसने CMM जो है वो इतना एफिशिएंटली फॉलो किया कि अब आज के टाइम पे अगर टीम कुक भी अगर ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोग उसको उतना ज़्यादा नहीं पूछ रहे, बिकॉज दैट्स अ ब्रांड वैल्यू. गेटिंग. सो अभी आप जाके किसी को ऐसा नहीं पूछते कि आईफोन प्रॉपर चलेगा कि नहीं, लेकिन आप उसमें और नए क्या फंक्शंस है उसको देख के आप आईफोन परचेस करते हैं या एप्पल के कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जो भी एप्पल लवर्स रहेंगे. सो मेनली उसने एक स्टेटस सिंबल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है और उसके बेस के ऊपर हम लोग असेस करते हैं आगे के जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स है उसके लिए. तो वो एक रेफरेंस मॉडल हो गया कि वो टाइम से हम लोगों ने एक प्रैक्टिस फॉलो किया है, वो टाइम से हम लोगों ने असेसमेंट टेक्निक्स फॉलो किया हुआ है. एंड सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12207 जो है ये आपका एक डिफ़ॉल्ट रेफरेंस मॉडल है. तो आपको अगर नहीं पता है कि ये रेफरेंस मॉडल कैसे बनाना है आगे के फ्यूचर के जो हम लोग के दूसरे प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके लिए, तो वो टाइम पे आप एक टेम्पलेट जो है, एक रेफरेंस मॉडल ISO 12207 का एक टेम्पलेट फॉलो करते हैं, रेडी डिज़ाइन जो है उनके वो फॉलो कर सकते हैं और उसके बेस के ऊपर आप अपने खुद के एक कस्टमाइज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स बना सकते हैं. सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, ISO 15504 जो है, बराबर है, ISO 15504 परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स क्या क्या दिया आपको. एक हम लोगों का इनिशियल लेवल रहेगा, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था इनिशियल लेवल, ऊपर जो हम लोगों ने 5 लेवल्स पढ़े ना, मैंने आपको डिटेल में बताया. तो इनिशियल लेवल में आपको क्या बोला, एक डिफाइंड आउटकम जो है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है उसके बेस के ऊपर ऐसा आपका सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, ये डिफाइंड आउटकम है. सो ये आपको कितने टाइम में आप बना पा रहे हो, कितना तकलीफ हुआ, ये इनिशियल फेज पे आएगा. रिपीटेबल में अभी हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट टाइम तो हम लोगों को ऐसे एरर्स मिले थे तो इस बार नहीं मिलने चाहिए. लास्ट टाइम अगर हम लोग को इतना टाइम लगा था तो इस बार हम लोग वो सेम काम वापस कर रहे हैं सिमिलर टाइप. तो वो टाइम पे लास्ट टाइम अगर 15 डेज लगे थे, ये टाइम 10 to 12 डेज में हम लोग का काम होना चाहिए और विथ लेस नंबर ऑफ एरर्स और प्रॉब्लम्स. तो ये कंट्रोल वे में कैसे करेंगे वो आपके रिपीटेबल में आएगा. तो ऊपर जो भी हम लोगों ने 5 स्टेप्स पढ़े ना, उसका एक डिटेल ISO 15504 वो 5 स्टेप्स को कैसे अप्लाई करता है उसका एक टेबल दिया हुआ है. तो ये मैं वापस नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सेम टेबल है. आप ये स्पेसिफिक चैप्टर में कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये टेबल बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं. तो देखो रिपीटेबल अगेन सेम पॉइंट्स आए, डिफाइन में आपको सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैनेज में और ऑप्टिमाइजेशन में सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं. ओके गाइज, सो आई विल जस्ट शेयर वन वीडियो विथ यू. तो अगर आपको जो भी कुछ मैंने बोला है वो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस स्पेसिफिक चैप्टर. अगर ये समझ में आ गया तो आगे कुछ चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे वो और बेटर वे में समझेगा. ओके, सो आई विल जस्ट शेयर, लेट मी नो अगर आपको वॉइस नहीं आता है तो. ओके, वॉइस आ रहा है, वीडियो का वॉइस क्लियर है, सबको सुनाई दे रहा है? हेलो. Hey friends, welcome to यस सर. ओके ठीक है. सो आप एक बार ये वीडियो देख लो, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है.
जय मासाने, मेरा नाम है सौरभ और सीएमएम के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या होता है सीएमएम मॉडल और क्या चीज़ है, इसको परफेक्टली हम समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सीएमएम यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल वाज डेवलप्ड एंड इज प्रोमोटेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SEI, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर। तो ACI यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, तो उन्होंने प्रमोट किया था, बनाया था CMM मॉडल को। तो इस मॉडल के जरिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। SDLC का मॉडल होता है ना, अब मैंने आपको पढ़ा है SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, तो ये कोई मॉडल नहीं है। तो एक्चुअली कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM इज यूज्ड एज ए बेंचमार्क टू मेजर द मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन, जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो बनाने के जो प्रोसेस होता है, तो उन प्रोसेसेस को मेजर करके हम उनको सर्टिफाइड करते हैं। क्या करते हैं, CEI जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उनको सर्टिफिकेट देते हैं तो कि ये किस लेवल का कंपनी है। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज यूज्ड एज ए बेंचमार्क टू मेजर मैच्योरिटी ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मैच्योरिटी कितना है, तो इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो एज ए ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड कार्ड सिस्टम होता है, जैसे ग्रेड दिया जाता है। कोई छोटा कंपनी है तो उसको E ग्रेड दिया जाएगा, कोई उससे बेहतर कंपनी है तो उसको D ग्रेड दिया जाएगा, कोई टॉप लेवल का कंपनी है जो बहुत ही बढ़िया और क्वालिटी सॉफ्टवेयर देता है, तो उनको टॉप लेवल का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये सर्टिफिकेशन है। आपका वर्क प्रोसेस, आपका प्रोसेसेस को देख करके, आपका वर्क कल्चर देख करके ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके लिए ये मॉडल बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं हम CMM मॉडल। The model describes a 5-level evolutionary path of increasingly organized and systematically more mature process. तो यहाँ पे 5 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। तो जितना भी लेवल बढ़ता है, तो प्रोसेस काम करने, ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का प्रोसेस जो होता है वो और भी मैच्योर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा कंपनी है, वो उसका लेवल एकदम स्टार्ट, लेवल 1 कंपनी उनको बोला जाएगा। उससे एक कंपनी है जो बहुत दिनों से काम कर रहा है और वो काम करने का तरीका, प्रोसेसेस, जो उनके पास जो प्रोसेसेस है, वो थोड़ा अच्छा प्रोसेस यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उनको लेवल 2 में रखा जाएगा, उसके बाद लेवल 3। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ 5 लेवल से, इनिशियल लेवल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइजिंग। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी लेवल से, कोई जो एक कंपनी है वो किसी ना किसी लेवल में बिलोंग करता है। हो सकता है वो कंपनी मैनेज्ड लेवल में हो, या फिर हो सकता है वो डिफाइंड लेवल में हो, या फिर हो सकता है वो रिपीटेबल लेवल में हो। कोई कंपनी ऑप्टिमाइजिंग मतलब हाईएस्ट लेवल में हो सकता है, कोई कंपनी एकदम इनिशियल लेवल में हो सकता है। तो क्या डेफिनेशन है कि आपका अगर एक कंपनी है, तो आपकी कंपनी किस लेवल में है, तो कैसे डिफाइन होगा, आपका वर्क कल्चर, आप कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो, इसके ऊपर डिफाइन होगा। इसके ऊपर आपका लेवल दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड A, B, C, D, इस तरह से। तो एक एक करके हम इन लेवल्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी कंपनी किस लेवल में हो सकता है, उनका वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं लेवल 1 यानी कि इनिशियल लेवल की। तो यहाँ पे जो मेन की फीचर है वो है वर्क इज परफॉर्म्ड इनफॉर्मली। देखिए इनिशियल लेवल में जो कंपनी होता है, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 60 to 70% कंपनी इनिशियल लेवल में ही होता है। छोटे या मीडियम टाइप का जो कंपनी होता है, वर्क इज परफॉर्म्ड इनफॉर्मली, मतलब कोई फॉर्मल तरीके से वर्क नहीं होता, बस प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट को
सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया। मैं अगर बात करूं, अगर कल को आप एक कंपनी खोलना चाहते हो 2-3 दोस्तों को साथ में लेकर, तो आप क्या करोगे? आप क्या SRS बनाओगे, डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, बहुत प्लान करोगे? नहीं, आप बस ढूंढोगे, कस्टमर ढूंढोगे, भाई मैं आपका सॉफ्टवेयर बना देता हूँ, आप मेरे पास आइए, मेरे पास ये एम्प्लॉय है, मेरे कुछ दोस्त है। तो आप क्या करोगे? कोई प्लान वगैरह उस तरह से नहीं करोगे, बस आप सॉफ्टवेयर बना दोगे। तो इनफॉर्मल है यहाँ पे, और प्रोसेस होता भी है तो बहुत छोटा मोटा होता है। तो ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट दिस लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडहॉक एक्टिविटीज। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के एडहॉक एक्टिविटीज है तो हम बोल सकते हैं कि वो लेवल 1 में है। तो लेवल 1 एडहॉक एक्टिविटीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्लान्ड इन एडवांस। सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले कुछ एडवांस लेवल में कुछ प्लानिंग नहीं करते वो। तो ये है लेवल 1, इनिशियल लेवल का कंपनी, एकदम स्टार्टिंग लेवल का। नेक्स्ट है लेवल 2, रिपीटेबल। तो लेवल 2 का जो खास बात है वो है वर्क इज प्लान्ड एंड ट्रैक्ड। तो इस लेवल में जितने भी कंपनीज है वो क्या करेंगे? दिस लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज ए बेसिक एंड consistent प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस टू ट्रैक कॉस्ट, शेड्यूल एंड फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप के कंपनी थोड़ा बहुत प्लान करते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं और कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कितना होगा वो ट्रैक करके बता सकते हैं। हर एक प्रोसेस को वो समझ सकते हैं, पहले से ही प्लान किया होता है। शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा वो पूरा शेड्यूल करते हैं। एंड फंक्शनैलिटी भी मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का फैक्ट आ जाता है। तो इस लेवल 2 में यहाँ पे मैनेजमेंट का चीज आ जाता है। द प्रोसेस इज प्लेस टू रिपीट द अर्लियर सक्सेस ऑन प्रोजेक्ट्स विथ सिमिलर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसको रिपीटेबल क्यों बोला जा रहा है? इस टाइप की कंपनी फॉर एग्जांपल इनिशियल लेवल से अभी आप मान लीजिए इनिशियल लेवल से अभी लेवल 2 में आया है। तो ये लेवल 2 में क्यों आया है? क्योंकि कंपनी ने पहले बहुत सारा प्रोजेक्ट कर लिया है और जो पिछला जो उनका एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंस को ही रिपीट करके क्या करेंगे? प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेंगे। तो ये रिपीटेबिलिटी फंक्शनलिटी यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं लेवल 2 को नाम दिया गया है रिपीटेबल। ठीक है, तो वर्क इस लेवल में क्या होगा? वर्क इज प्लान्ड एंड ट्रैक्ड। जो इनिशियल लेवल में कुछ भी प्लानिंग नहीं होता था, इस लेवल में प्लानिंग होगा, ट्रैकिंग भी होगा। नेक्स्ट है डिफाइंड। वर्क इज लेवल 3 डिफाइंड। वर्क इज वेल डिफाइंड। यहाँ पे क्या किया जाता है? वेल डिफाइंड यानी कि एट दिस लेवल द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज आर डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ पे जितना भी इस लेवल का जो कंपनीज वगैरह होगा ना, तो वो क्या करेगा? अपने काम को सिर्फ प्लानिंग नहीं करेगा, उनको ऑन पेपर लिखेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी उसका करेगा। हर एक प्रोसेस का, हर एक फेजेस का वो डॉक्यूमेंटेशन भी करता है। इस टाइप का जो कंपनी है लेवल 3 में जो कंपनीज आता है वो डॉक्यूमेंटेशन करता है, डिफाइन एंड डॉक्यूमेंटेड। यहाँ पर और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक लेवल जो होगा वो अपने प्रीवियस लेवल को इनहेरिट करेगा। जैसे कि अगर एक लेवल 3 का कंपनी है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। मतलब लेवल 1 में जो खास बात है और लेवल 2 में जो खास बात है वो लेवल 3 में होगा। उसी तरह से लेवल 4 का जो कंपनी है उसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी होगा। तो उनके पास सब कुछ ट्रैक रहता है। नेक्स्ट है लेवल 4 मैनेज्ड। वर्क इज क्वांटिटिवली कंट्रोल्ड। अब इसका मतलब क्या है? क्वांटिटिवली कंट्रोल। तो यहाँ पे इस फेज में क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी होता है और क्वांटिटी प्रोसेस मैनेजमेंट भी होता है। मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना टाइम जाएगा, हर एक प्रोसेस का, सिर्फ सॉफ्टवेयर को बनाने में नहीं, हर एक प्रोसेस का कितना टाइम लगेगा वो पहले से मेजर किया जाता है। तो इसलिए बोला जा रहा है वर्क इज क्वांटिटिवली कंट्रोल। टाइम का क्वांटिटी निकाला जाएगा हर एक प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग फेज में हो तो टेस्टिंग फेज में कितना टाइम लग सकता है, तो ये मेजर किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट कैन एफिशिएंटली कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट यूजिंग
प्रिसाइज मेजरमेंट, तो कुछ अच्छे टेक्निक्स के द्वारा, कुछ अच्छे तरीके द्वारा मैनेजमेंट एफिशिएंटली कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस को. एट दिस लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेट ए क्वांटिटिव क्वालिटी गोल फॉर बोथ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के, यानी कि सॉफ्टवेयर बनने के लिए जो प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है उन प्रोसेसेस के लिए, एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए इस फेज में क्या किया जाता है, एक क्वांटिटिव क्वालिटी गोल सेट किया जाता है. क्वांटिटिव क्वालिटी गोल मतलब क्या? क्वांटिटिव यानी कि टाइम मेजरमेंट, क्वालिटी यानी सॉफ्टवेयर का क्वालिटी. जैसे हम टेस्ट करके बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं, तो इस फेज में हमें क्वालिटी भी मिल रहा है और टाइम भी मिल रहा है. कितना टाइम में हर एक प्रोसेस के जो फेजेस है उस फेजेस में हमको कितना टाइम लगेगा ये भी हम मेजर कर सकते हैं. और क्वालिटी भी यहाँ पे मेजर हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेज भी यहाँ पे हो रहा है. नेक्स्ट है क्वालिटी प्रोसेस मैनेजमेंट. यही चीज, एट दिस मैच्योरिटी लेवल द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसेस इज कंट्रोल्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल और क्वांटिटिव टेक्निक्स एंड इज क्वांटिटिवली प्रेडिक्टेबल. तो इसको क्या किया जाता है, पहले से प्रेडिक्ट किया जाता है कुछ अमेजिंग टेक्निक्स द्वारा. क्वालिटी क्वांटिटी को पहले से मेजर किया जाता है. तो क्वालिटी और क्वांटिटी इस जो भी कंपनी होगा अगर 4th लेवल में है तो आपको इंश्योर होना है कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेजर करता है, दोनों को मैनेज करता है. लास्ट लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग, मतलब सबसे बेहतर कंपनी. ये कंपनी बेस्ट काम करता है, सबसे अच्छा काम करता है. वर्क इज बेस्ड अपॉन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. ये कंपनी क्या करता है, अपना जो प्रोसेसेस है उनको हर वक्त इंप्रूव करता हुआ जाता है. तो प्रोसेसेस का जो परफॉर्मेंस है, जो भी प्रोसेसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जैसे डिजाइन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो जो भी प्रोसेसेस है उनको क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाता है. नया वर्सेटाइल चीजें लाके उन चीजों को इंप्रूव किया जाता है. तो ये मेन खास बात होता है लेवल 5 में जो जितने भी कंपनीज पढ़ते हैं ऑप्टिमाइजिंग लेवल में. तो मेन की फीचर्स क्या क्या है, प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट, डिफेक्ट प्रिवेंशन. अब प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट यानी कि SDLC लाइफ साइकिल में जितने भी प्रोसेसेस है उनको आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हो. ये फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है. सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है. प्रोसेसेस शुड हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट द चेंजेस. ठीक है. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट. अगर सॉफ्टवेयर बनाते हुए प्रोसेस SDLC के प्रोसेसेस के दौरान अगर टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंज हुआ तो उसको हम जल्दी से अडॉप्ट कर सके, तो ये फीचर भी होता है लेवल 5 जैसे कंपनीज में. एंड डिफेक्ट प्रिवेंशन. डिफेक्ट प्रिवेंशन यानी कि बहुत सिंपल, कोई अगर सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट आता है या फिर डिफेक्ट इन फ्यूचर आता है तो उसको बहुत जल्दी हम रिकवर कर सके, प्रिवेंट कर सके. रिकवर नहीं, प्रिवेंट कर सके, पहले से उसको प्रिवेंट कर सके. क्योंकि लेवल 5 का जो कंपनीज होता है बहुत एक्सपीरियंस वाला कंपनी होता है. ये लेवल 1 से शुरू करते 2, 3, 4 उसके बाद जाके इसमें पहुंचा है. तो ये बहुत एक्सपीरियंस्ड वाला कंपनी होता है. तो इसीलिए ये ऑप्टिमाइजिंग रिजल्ट दिखता है. मतलब ऑप्टिमाइजिंग मतलब बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपको बना के देता है और कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाई होता है इन सब कंपनीज में से. तो की फीचर्स जो निकल के आता है, लेवल 1 कंपनी, वर्क इज परफॉर्म्ड इनफॉर्मली. तो इनफॉर्मल होता है, कोई भी प्लान नहीं होता पहले से. लेवल 1 का जो कंपनी होता है इनिशियल लेवल में. लेवल 2 रिपीटेबल. ये क्या करते हैं, वर्क इज प्लान्ड एंड ट्रैक्ड. मतलब पिछला जो एक्सपीरियंस है उनको ही रिपीट करके मैनेजमेंट वाला थोड़ा काम यहाँ पे आ जाता है रिपीटेबल लेवल 2 में. तो पुराना जो अपना एक्सपीरियंस है उनको ही रिपीट करके अपना काम करते हैं. लेवल 3 में जितने भी कंपनीज आते हैं वहां पे क्या होता है, वर्क इज वेल डिफाइंड. तो जितने भी वो काम करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जो भी प्रोसेस होता है उन सभी फेजेस में डॉक्यूमेंटेशन होता है. मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, उनके पास रिकॉर्ड्स होता है. जैसे जैसे SRS, BSR, ये सब डॉक्यूमेंटेशन वो बनाते हैं हर एक फेज के लिए. लेवल 4 मैनेज्ड. लेवल 4 में क्या होता है, वर्क इज क्वांटिटिवली कंट्रोल. तो वर्क का क्वांटिटी एंड क्वालिटी इस फेज में मेजर किया जाता है और इसको मैनेज किया जाता है. लेवल 5 टॉप लेवल का कंपनी, वर्क इज बेस्ड अपॉन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. तो यहाँ पे जो वर्क होता है, जो प्रोसेसेस होता है, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है.
वो प्रोसेसेस में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते हैं, इसलिए वो लेवल 5 के कंपनीज में आता है। तो इस तरह से एसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ACECMM ये सर्टिफिकेट देता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 5 कंपनीज। तो अगर हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ CMM 5 सर्टिफिकेट कंपनीज इन इंडिया, CMM 5। ओके, सो आई होप आपको वापस एक बेसिक डिटेल भी समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल कैसे काम करेगा, और अगर कंपनी स्पेसिफिक अगर जाना है तो वो कैसे काम करेगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग को मैच्योर करना है, मेंटेन करना है, तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर कंपनी लेवल पे अगर उसको अप्लाई करना है आपको, तो कंपनीज उसको कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे, टोटली कंपनी पे अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट फ्यूचर में वो कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाएगी उसमें भी वो मैच्योरिटी आ जाएगा, उसमें भी वो बेटरमेंट आएगा। तो वो हम लोगों ने समझा। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। हेलो एवरीवन, क्लियर है गाइस? हेलो, यस नो, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम थिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस टेबल एज वेल, जो कंपनीज के लिए है। सो यहाँ पे आपको रेफरेंसेस बेसिकली दिए हुए हैं, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, नाउ 15504 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, जिसमें हम लोग बेसिकली परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस मतलब मिनिमम मैक्सिमम इनपुट आपने वैल्यूज़ क्या दिए थे, एग्जिस्ट क्या किए और कैसे रिएक्ट कर रहा है आपका। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब स्टार्टिंग में आपका जो परफॉर्मेंस था हैंड ओवरिंग द सॉफ्टवेयर 6 मंथ्स बिफोर, वो सेम आगे भी मेंटेन हो रहा है कि नहीं, जब अगर हम लोग कंटिन्यूसली 6 मंथ्स तक उसको यूज़ कर रहे हैं, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके ऊपर जैसे जैसे उसके ऊपर अगर बर्डन बढ़ रहा है तो वो टाइम पे कैसे रिएक्शन आ रहा है वो देखेंगे हम लोग। वर्क प्रोडक्ट मैनेजमेंट, देर आर मिनट्स टू मीटिंग वेयर द इनपुट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर रिव्यूड एंड करेक्शंस वो मैंडेटेड। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम लोग जो बता रहे हैं रिक्वायरमेंट्स दिए उसके अंदर वापस का अगर कहीं पे कुछ चेंजेस आ गए, कोई बग या एरर मिला, तो आप उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। देन प्रोसेस डिफाइन करेंगे प्रॉपरली, ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या इनपुट्स है। वो रिटर्न इनपुट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि रिटर्न में आपके पास है कि दिस आर द मेन रिक्वायरमेंट्स, जिसके बेस के ऊपर हम लोग फिर आगे के कुछ काम चालू करेंगे। लाइक प्रोसेस डिप्लॉयमेंट, a control document exists that is signed, each part of a procedure is completed। अगर हर एक पेज, हर एक जो हम लोगों का डॉक्यूमेंट का पार्ट है विच इज़ फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मॉड्यूल एज वेल एज फॉर सब मॉड्यूल्स, वो अगर साइंड है, दैट मीन्स कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो प्रॉपर है, और वो अगर होता है तो ही वी कैन डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर टुवर्ड्स द क्लाइंट साइड। अगर ये नहीं है, दैट मीन्स कि आपको जो भी डिप्लॉयमेंट्स करने हैं, सॉफ्टवेयर्स जो आपको डिप्लॉय करना है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं है। देन कंटिन्यूसली नंबर ऑफ चेंजेस जो आपको आगे आगे रिक्वायर्ड है, वो कितने बार आ रहे हैं, कितना फ्रिक्वेंटली आ रहा है, आप उसको कलेक्ट करेंगे और उसके बेस के ऊपर फ्यूचर में आप वो मेजर करेंगे कि कितने चेंजेस आपको अप्रॉक्स ये लेवल के सॉफ्टवेयर के ऊपर करने चाहिए, उससे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। प्रोसेस कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप जो भी कुछ यहाँ पे बनाएंगे वो कंट्रोल वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट आपको जो हेल्प करने वाला है उसका बजट एंड आप उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब जितना प्रॉफिट होना है उससे ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो वो प्रोसेस जो चेंजेस जो है वो एक कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। अगेन वो है इनोवेटिव वेज, अगर आप कुछ लेके आ पाते हैं तो वो बहुत प्रॉपरली रहेगा, और कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइजेशन, ये तो हम लोग को पता है। देन इम्प्रूव क्वालिटी इंस्पेक्शंस, इंस्पेक्शन मतलब इंडिविजुअली कितना टाइम स्पेंड किया है, आप धीरे धीरे कितने डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नोट किए हैं, उसमें से कितने डिफेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं। आपको अगर पता रहेगा तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने 5 टाइप के डिफेक्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट इज़ जो हम लोगों के जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल डिफेक्ट्स रहते हैं, उसके आगे क्रिटिकल के बाद में मॉडरेट डिफेक्ट्स आएंगे, बराबर है। मॉडरेट डिफेक्ट्स के बाद में हम लोग के वापस उसके बाद में हम लोग क्रिटिकल मेजर डिफेक्ट्स आएंगे, मॉडरेट आएंगे,
उसके बाद में कॉस्मेटिक आएंगे एंड माइनर डिफेक्ट्स आएंगे। सो आपने कितना टाइम स्पेंड किया है ये अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए, उसमें से कौन से हाईएस्ट प्रायोरिटी डिफेक्ट्स है जिसको आपको ऑन टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए आपने क्या एफर्ट्स लिए हुए, आपने जब डिफेक्ट सॉल्व किए तो आपको क्या चीज़ें रिवर्क करना पड़ा, मतलब क्या चीज़ें वापस बनाना पड़ा या क्या कोड आपको वापस लिखने पड़े, ये भी हम लोग देखेंगे। या कभी कभी इट माइट पॉसिबल कि कोई डिफेक्ट्स के लिए आपको डिज़ाइनिंग में वापस चेंजेस करने पड़े, रिक्वायरमेंट में सर्टन मॉडिफिकेशन करने पड़े और जिसके बेस के ऊपर वापस आपका डेवलपमेंट्स होंगे। सो इंस्पेक्शन के एडवांटेजेस क्या रहेंगे, तो इससे हम लोग एरर्स को बहुत इफेक्टिव वे में रिमूव कर सकते हैं। डेवलपर्स जो है वो हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे, जब हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे तो वो अपने कोड को बहुत प्रॉपर वे में समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, कोई दूसरे को भी हम लोग बता पाएंगे कि देखो इसका कोड इतना प्रॉपर है। तो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव कोड हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ऊपर हम लोग हमेशा कमेंट्स डाल के रखेंगे कि ओके ये कोड ये पर्पज़ के लिए, ये कोड ये पर्पज़ के लिए। तो वो एक कोडिंग का जो अच्छा प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली स्प्रेड होते रहेगा, क्योंकि अगर आपने फंक्शन बनाया तो वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड प्रॉपरली मेंशन करो। अगर आपने इनहेरिटेंस अप्लाई किया है तो सारे जो आपके फंक्शंस रहेंगे वो या तो प्रोटेक्टेड रहेंगे या प्राइवेट रहेंगे, बराबर है। और टीम स्पिरिट जो है वो हमेशा एनहांस होते रहेगा, क्योंकि टीम में आपस में एक दूसरे के साथ में वो अपने ये जो एक्सपीरियंस है, एक जो अच्छे प्रैक्टिसेस है वो शेयर करते रहेंगे। देन क्लीन रूम, ये एक डेवलपमेंट है, मतलब ये क्लीन रूम वाला जो एक कंसेप्ट है ये IBM ने मेंशन किया था। तो ये क्या है, वी हैव 3 सेपरेट टीम। एक स्पेसिफिकेशन के लिए रहेगा, स्पेसिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट्स यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र ने क्या बोला उसको स्पेसिफाई करेंगे प्रॉपरली, हाँ बराबर है, और उसके हिसाब से कितने फंक्शंस रिक्वायर्ड रहेंगे। देन एक डेवलपमेंट टीम रहेगा जो मैथमेटिकली वेरीफाई करेंगे कि जो यूज़र के साइड से जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट किए थे उसके हिसाब से हम लोग जो चीज़ बना रहे वो मैच हो रहा है कि नहीं। एंड एक फाइनल सर्टिफिकेशन टीम रहेगा जो टेस्ट करेगा कि जो रिक्वायरमेंट्स दिए थे उसके बेस के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुए वो फाइनली यूज़र्स के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। ये आपके 3 टाइप्स रहेंगे। सो फॉर्मल मेथड क्या रहेगा अभी हम लोगों ने समझा, अब मैं वो वापस नहीं बता रहा हूँ, आई होप आप समझ सकते हैं। सो फॉर्मल मेथड्स में क्या आएगा, मैथमेटिकल नोटेशंस जहाँ पे हम लोग प्रोसीजर्स बताएंगे, अनएम्बिग्यूअस स्पेसिफिकेशंस हटा देंगे, मतलब जहाँ पे कहीं पे अगर कंफ्यूजन के चांसेस है, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन के चांसेस जो है या कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले स्पेसिफिकेशंस को एलिमिनेट करेंगे हम लोग। देन कैन प्रूव करेक्टनेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर मैथमेटिकली। सो जैसे हम लोग यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि ओके हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई किए हुए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, जिसके प्रूफ के बेस के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि ओके अगर आपके इनपुट्स अगर इतने आपने प्रोवाइड किए हुए हैं उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने अगर इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, इतने डेवलपर्स लगाया, हम लोग का एंड रिजल्ट अगर इतना आ रहा है तो फाइनल आपका सॉफ्टवेयर का ये लेवल का क्वालिटी मैच होना चाहिए। सो उसके हिसाब से अगर न्यू अप्रोच अगर ऐड करना है तो उसमें भी हम लोग डिटेल UML मॉडल्स ऐड करेंगे और उसके बेस के ऊपर हम लोगों को एग्जैक्ट आर्किटेक्चर जो है उसके ऊपर हम लोग और बेटर काम कर पाएंगे। क्वालिटी प्लान्स रहेंगे आपके। क्वालिटी प्लान्स मतलब ये सेम चीज़ों को एक ऑर्गेनाइजेशन और बेटर वे में कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए और बेटर कैसे बना सकते हैं, ये सब आएंगे। टिपिकल कंटेंट ऑफ क्वालिटी प्लान्स क्या रहेंगे, सिंपल है, स्कोप बताएंगे हम लोग, बाकी डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लेंगे, प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स जिसमें क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ है उसका रेफरेंस रहेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डॉक्यूमेंट क्या प्रोड्यूस होगा वो देखेंगे। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो हम लोगों ने फॉलो किया है वो कंटिन्यूसली रिव्यूज़ होते रहेंगे, ऑडिट होते रहेंगे, रिव्यूज़ के बाद में जो सजेशन दिए वो आपने ऐड किए कि नहीं और उसके बेस के ऊपर आपका फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रोजेक्ट कैसे मिल रहा है ये हम लोग देखते रहेंगे। गेटिंग। देन फाइनली अगर आप देखेंगे मोर कंटेंट ऑफ क्वालिटी प्लान क्या आएगा, टेस्टिंग आएगा, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिपोर्ट करो और देन उसको करेक्ट करो, है ना। क्या टूल्स टेक्निक्स मेथडोलॉजी हम लोग अप्लाई करेंगे सो दैट फ्यूचर में आपका ये सेम काम और बेटर और ईजी हो जाए, ये सब आएगा। कोड मीडिया एंड सप्लायर कंट्रोल्स रहेंगे, रिकॉर्ड कलेक्शंस रहेंगे, मेंटेनेंस के लिए हम लोग देखेंगे, ट्रेनिंग हम लोग ये सेम आगे देते रहेंगे। और उसके साथ में आपको क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं और उसके आगे आपको रिटर्न कितना मिलता है ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इट शुड नॉट हैपन कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया और उसके अगेंस्ट आपका जो रिटर्न है वो बहुत कम है। ओके, सो ये आपका चैप्टर 13 हो गया एंड चैप्टर 14 लास्ट पार्ट है, बहुत छोटा सा।
विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक, देन हम लोग वापस चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, सो एक लास्ट जो हम लोग का चैप्टर है दैट इज चैप्टर 14 प्रोजेक्ट क्लोज आउट. तो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे क्लोज करते हैं वो अगर आपको समझेगा तो हम लोग फाइनल प्रोजेक्ट्स को कैसे क्लोज करेंगे वो भी इजीली समझेगा. सो आई जस्ट शेयर वन वीडियो. ये जैसे ही समझेगा आपको प्रोजेक्ट क्लोज आउट क्या होता है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. तो अगर फिजिकल प्रोजेक्ट्स हम लोग कैसे क्लोज करते हैं सेम वे हम लोग यहाँ पे अपने ये वाले जो प्रोजेक्ट्स है उसको क्लोज जस्ट अंडरस्टैंड दिस. वीडियो का साउंड आ रहा है आपको? हेलो, वीडियो साउंड आ रहा है? सर आ रहा है बट वॉइस क्रैक. ओके, वीडियो साउंड नहीं आ रहा सर. ओके. ओके, सो आई होप अभी आएगा. अभी आ रहा है ना? हेलो. हाँ सर. ओके. Project closeout is the process that closes out the financial award for a local public agency federal aid highway project. As the local public agency, the LPA, you will initiate the request for final payment to be reimbursed for expenses incurred for the project. During the project closeout process, the oversight agency agrees that a project has been completed in accordance with the project authorization criteria as specified in the approved plans and specifications, including any authorized changes. Through this process, the oversight agency confirms that the completed project meets all engineering, financial, and other requirements that are tied to the use of federal funding. The three major steps in the project closeout process are final acceptance, final voucher, and records retention. Completing these steps assures the oversight agency that the work authorized on a federal aid construction project has been satisfactorily completed. These steps confirm that all required documentation is in place, and a final payment for allowable project costs can be reimbursed. Final acceptance is the first step of the project closeout process. Using existing documentation, final acceptance is the stage where the oversight agency reviews your records and determines if there are any outstanding claims still lingering, unfinished work, or other contract administration issues. As the LPA, you are responsible for notifying the oversight agency when your local federal aid project is completed and ready for final acceptance. A significant part of your project oversight and contract administration responsibilities is to maintain project records that support the oversight agency's decision to accept a project. Supporting project documents are source records such as project inspector diaries, inspection reports, materials testing results, and project management paperwork developed throughout the life of the project. Some of the most typical documents the oversight agency will review to prepare the final acceptance report are final cost data to account for all project costs. In addition to the typical construction contract costs, your supporting documentation should also include accurate values for donated right-of-way, agency force account labor, and any additional costs incurred during the life of the project. Expenses that are claimed are checked to verify that all costs incurred on the construction project have been appropriately billed and are allowable based on federal regulations. A statement that construction has been completed. Most often, this is supported by a letter releasing the contractor from obligation for the contract. A material certification, when appropriate, for projects constructed on a national highway system route.
This document certifies that all materials used in the construction of the project have been appropriately tested and inspected and meets the quality requirements specified in the contract. It is imperative that detailed, accurate, and complete records are maintained to enable a quick final acceptance review in advance of the next step, final voucher. The second step of the project closeout process is completion of the final voucher. In this step, the oversight agency initiates the final financial transaction to reimburse your agency for project-related expenses. Similar to the final acceptance step, processing the final voucher is the responsibility of the oversight agency. Oversight agency decisions are based on the project records and paperwork that you submit. In this step, it is important that accurate and complete supporting project documentation has been submitted to the oversight agency. This expedites the process and contributes to the successful completion of the final voucher. Final voucher transactions are processed and approved by the local FHWA division office. Usually, the date you receive payment for project costs processed under the final voucher is the date the third and final step, records retention, begins. Records retention is the third and final step in the project closeout process. This step is just as important as the first two. The project records you've collected and developed during project construction and contract administration have to be retained. Supporting documentation for your project must be securely filed and available upon request for audits or reviews by the FHWA or other government officials. Federal regulation requires the retention of all federal aid project records for a minimum of 3 years following the last action on the project by the local agency. In most cases, the last action is when you accept the final reimbursement payment. An exception to this general statement is the closing of a warranty on a project. This also constitutes an action that will restart the 3-year retention time frame. However, check your local and state statutes to determine if longer retention periods apply. As an LPA, for the project closeout process to work effectively, maintain accurate and complete records and reports throughout the life of the local federal aid project so that the agency can complete final acceptance. Initiate a final payment request following the completion of project construction to the oversight agency. Retain supporting project documentation for a minimum of 3 years to allow time for audits. When good supporting documentation is created and maintained throughout the life of the project, and these steps are followed, it will help to ensure a smooth project closeout process and the successful reimbursement of costs. ओके सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा प्रोजेक्ट क्लोज आउट के बारे में, वो फिजिकल प्रोजेक्ट के बारे में था. अब ये सेम या सिमिलर टाइप के टेक्निक्स जो है वो हम लोग जब वर्चुअल प्रोजेक्ट्स जब कंप्लीट करते हैं वहाँ पे भी अप्लाई होते हैं. सो अगर प्रोजेक्ट क्लोज आउट जो है वो फिजिकल प्रोजेक्ट्स में जैसे हम लोग क्लोज करते थे वैसा ही कुछ यहाँ पे अभी हम लोगों ने वर्चुअल प्रोजेक्ट्स में देखा है. सो लास्ट चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है और अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो वन शुड नॉट सपोज टू स्किप दोज क्वेश्चन. सबसे सिंपल है, बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें. एज यू कैन सी खाली 3 पेज का चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, बस इतना ही है. और इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. सो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लोज आउट, एवरी प्रोजेक्ट मस्ट कम टू एन एंड सम टाइम और अदर. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर टू डिसाइड अप्रोप्रिएट टाइम टू क्लोज द प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट ख़त्म, आपका उससे अभी कुछ लेना देना नहीं है. प्रोजेक्ट क्लोजर का मतलब है कि आपका सपोज़ कि आपका डिप्लॉयमेंट का टाइम आ गया, तभी आपने प्रोजेक्ट क्लोज किया, उसके बाद मेंटेनेंस फेज चालू हुआ, तो यहाँ पे वही होगा. सो प्रोजेक्ट क्लोज आउट एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोज आउट होगा या कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोज आउट मतलब अभी हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप मेंटेनेंस टास्क किसी दूसरे को दे रहे हैं. या कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इतने टाइम तक ये वाले फंक्शंस आपको डेवलप करके देना है, उतना हम लोगों ने कर दिया, तो प्रोजेक्ट क्लोज आउट हो गया. सो यहाँ पे हमको वही दिया हुआ है. टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्लोज आउट, अब उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में, आप एक बार देख लेना. टाइप, देयर आर 2 मेन टाइप्स. एक नॉर्मल प्रोजेक्ट टर्मिनेशन होगा. नाउ टर्मिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है इसके लिए टर्मिनेट करेंगे. बहुत बार सक्सेसफुल कंप्लीशन पे भी हम लोग प्रोजेक्ट टर्मिनेट करते हैं. ऑल प्रोजेक्ट गोल्स हैव बीन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड, बराबर है, तो वो टाइम पे आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेशन आएगा.
प्री मेच्योर टर्मिनेशन, एज नेम सजेस्ट प्री मेच्योर मतलब टाइम के पहले आपने, तो प्रोजेक्ट अनलाइकली टू अचीव इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो टाइम पे प्री मेच्योर मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिया। नाउ प्री मेच्योर टर्मिनेशन मतलब या तो आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज का मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ह्यूमन रिसोर्स, तीनों में से कुछ एक या सब शॉर्टेज है, वो टाइम पे होगा। देन चेंज्ड बिजनेस नीड्स ऑफ द कस्टमर, मतलब स्टार्टिंग में उसने जो रिक्वायरमेंट्स दिए थे और अभी जो है वो चेंज हो गया, तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले ही आपने उसको टर्मिनेट कर दिया बिकॉज वो प्रोजेक्ट अभी उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। परस्यू बेनिफिट अक्रिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट नो लॉन्गर रिमेन वैलिड, बराबर है, मतलब जो भी बेनिफिट्स थे अब कस्टमर को वो कुछ काम के नहीं है, वो टाइम पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्लोजर किया। रेगुलेटरी पॉलिसी, जो कंट्री में आप ये प्रोजेक्ट रन करने वाले थे या जो कंट्री में आप अपना बिजनेस चला रहे वहाँ पे उन्होंने रेगुलेशंस में चेंजेस कर दिए, तो अभी वो रेगुलेशन में चेंजेस जो है वो आपके प्रोजेक्ट से सूटेबल नहीं है, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट टर्मिनेट करना पड़ सकता है। या जो टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करने वाले थे वो टेक्नोलॉजीज़ अब ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, या वो टेक्नोलॉजीज सपोज अभी वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कोई भी XYZ चीज़ हो सकता है, तो वो टाइम पे प्रोजेक्ट टर्मिनेशन रहेगा, है ना। या फिर आप जो प्रोजेक्ट बना रहे वो कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो चांसेस बहुत कम है, इसके लिए आपने प्रोजेक्ट टर्मिनेट किया, बराबर है। तो दिस आर द डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ व्हाई आर द प्रोजेक्ट नॉट प्रॉपरली क्लोज्ड, तो उसके लिए क्या हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट टीम, आपने एस्टिमेट्स मतलब जितना आपको प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट था उससे आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया, उसकी वजह से हो गया बिकॉज आपके टीम मेंबर्स के पास सपोज इनफ नॉलेज नहीं है वो प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, तो आपका कॉस्टिंग अभी बहुत ज़्यादा ही जा रहा है, लेकिन आपने जो पहले कॉस्टिंग दिया था वो कम है, तो अभी आपको एक्चुअली लॉस हो रहा है उसमें। या फिर कोई इमोशनल फैक्टर्स आ सकते हैं बहुत बार। अब इमोशनल फैक्टर्स का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका राइवल वो प्रोजेक्ट ले रहा था, तो वो राइवल के पास से प्रोजेक्ट लेने के लिए आपने वो इमोशंस में बह के आपने वो प्रोजेक्ट जो है वो ले लिया, और उसने कॉस्ट बोला था उससे कम कॉस्ट में बिना सोचे आपने ले लिया, ये भी हो सकता है। इनडिसिसिव रिगार्डिंग प्रोजेक्ट क्लोजर, सो देर आर मल्टीपल सच वेज। देन प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्रॉपर क्लोजर, टाइम एंड कॉस्ट आपके ओवर रन हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से वैल्यूएबल ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज आपके पास है नहीं, या कोई दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है वो अगर आपके पास इनफ एक्सपीरियंस डेवलपर्स नहीं है तो उससे भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता अगर आप करेंगे तो भी। स्ट्रेस्ड ऑन प्रोजेक्ट पर्सनल, जो काम कर रहे हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, कोई ना कोई डिफेक्ट्स या बग्स आते जा रहे हैं, तो दे ऑल आर स्ट्रेस्ड आउट विद द प्रोजेक्ट एंड दैट्स वाई हम लोगों ने प्रोजेक्ट टर्मिनेट किया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इशू एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट टर्मिनेशन आर टू फोल्ड, एक इमोशनल हो सकता है एंड एक इंटेलेक्चुअल हो सकता है। सो इमोशनल, एज वी ऑल नो, इमोशनल मतलब आपको करना था या आपको लग रहा था कि ओके मार्केट में नाम बड़ा करने के लिए ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो आपके कंपनी ने वो हायर कर लिया, बराबर है। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल में हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा कि ओके ये वाले प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, ये वाले प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों के पास इनफ ह्यूमन रिसोर्स या इनफ नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोगों ने बंद किया। टीम मेंबर्स में पे मोर अटेंशन टू इशूज सच एज गेटिंग रीअसाइन टू अ प्रोजेक्ट टू देयर चॉइस, बराबर है। तो क्या होगा कि उनको जो प्रोजेक्ट के साथ कंफर्टेबल है उसी में वो लोग पार्टिसिपेट करने का ट्राई कर रहे हैं। आप अगर उनको कोई भी प्रोजेक्ट पे डालेंगे, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, सब कुछ उनको स्क्रैच से सीखना पड़ेगा, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर सच प्रोजेक्ट, तो वो टाइम पे भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल टाइप। नाउ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल नीड टू बी रीनिगोशिएटेड, बिकॉज जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड जो चीज़ डिलीवर करना है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिलीवर जो आपको करना है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, या आपके कॉस्ट एंड टाइम जो जितना है आपके पास उससे बहुत ज़्यादा है। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप प्रोजेक्ट अगर क्लोज कर रहे हैं तो उसका डिसीजन जो है वो आपको प्रॉपरली सारे स्टेक होल्डर्स को बताना है। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्लाइंट साइड भी आ गए और जो डेवलपर साइड है वो भी आ गए, इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइनर्स, टेस्टर्स, डेवलपर्स, हर कोई आ गया। सो सबको पता होना चाहिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्लोज किया, क्या टर्म्स कंडीशन पे किया, कितना लेवल तक कंप्लीट हुआ था, कौन से बग्स या क्या चीज़ें बाकी थे, ये सब पता होना चाहिए। नाउ प्रोजेक्ट क्लोजर प्रोसेस क्या रहेगा, क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा कि ओके प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग अभी एंड कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुली टर्मिनेट कर रहे हैं दैन टू इट्स ओके, अगर सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं कर रहे तो क्या रीजंस है वो हम लोग डिस्कस करके क्लोज कर सकते हैं। सो एक तो क्या हो गया, अचीविंग प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, मतलब जो बोला था वो अचीव हो गया उसके लिए। प्रिजर्विंग प्रोजेक्ट, एक ये हो सकता है कि ओके फ्यूचर में जब हम लोग के पास वापस इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ से हम लोग और उसमें एडवांसमेंट करेंगे। फाइनेंशियल क्लोजर हो गया, मतलब और ज़्यादा पैसा नहीं है ऐड करने के लिए।
पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रिव्यूज़ जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से प्रोजेक्ट हम लोग जो है वो एंड कर रहे हैं, या परफॉर्मेंस उसका प्रॉपर नहीं आ रहा है, या फिर और कोई रीजंस हो सकता है, तो ये सब आएगा। और एक बार ये हो गया तो हम लोग वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जो भी आपके डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स उसमें इन्वॉल्व थे, वो सबको हम लोग रिलीज़ करेंगे, सो दैट नाउ दे कैन वर्क ऑन सम अदर प्रोजेक्ट्स। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यूज़ में क्या आएगा, सर्वे कंडक्ट करो कि जो लोग यूज़ करें, जो भी आपके क्लाइंट्स या यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या है, और उनके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एक ब्रीफ डीब्रीफिंग मीटिंग होगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ बनाया था, कैसे इम्प्रूवमेंट किए हैं, आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको बेनिफिट हो सकता है, वो सब आएगा। और उसके बाद में रिव्यू रिपोर्ट तो चलते रहेगा कि अगर कहीं पे कुछ चीज़ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या आपको और कुछ बेटर या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और ये रिपोर्ट्स को हम लोग पब्लिश करते रहेंगे, जिससे आपको फ्यूचर में उसके क्या और स्कोप्स हो सकते हैं, उसका स्कोप कैसे आप ब्रॉड करेंगे, वो सब पता चलेगा। सर्वे, अब ये तो बहुत सिंपल है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल टीम परफॉर्मेंस, बेसिक पॉइंट्स है, एंड लास्ट में प्रोजेक्ट क्लोज आउट होगा। सो हियर वी आर एंडिंग विद आर SPM सिलेबस, कंप्लीट हो गया। अभी दिस इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, MCQs जो भी आप पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ो। आप ऑनलाइन सर्टन रिसोर्स का हेल्प ले सकते हैं। आप जो नोट्स दिया है वो MCQ फॉर्मेट टाइप में ही है, शॉर्ट में ही है, तो आप यहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे भी पढ़ना है आपके ऊपर है अभी वो, ठीक है। सो आज का मतलब आज हम लोगों का यहाँ पे सिलेबस एंड हो गया।